गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू। इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं फर्स्ट ईयर में आपको बुक है जो आपकी सामयिक भारतीय शिक्षा, तो उसमें पहले मैंने आपको प्रशासन करवाया था। प्रशासन के बाद मैंने आपको शैक्षिक प्रशासन करवाया था, वो आपका टॉपिक पूरा हो चुका है। अब जो आपका नया टॉपिक शुरू है वो है प्रबंध। तो सबसे पहले मैं प्रबंध का अर्थ बताऊंगी कि प्रबंध कहते किसे हैं। प्रबंध होगी किसी भी चीज़ की व्यवस्था करना या किसी भी व्यक्तियों के संगठन को कहते हैं, उनका प्रबंधन करना, उनकी व्यवस्था करना, उस व्यवस्था कर उनसे काम करवाना। तो देखो जो हमारा प्रबंध है, प्रबंध को हम मैनेजमेंट कहते हैं। तो मैनेजमेंट का सबसे पहले अर्थ बताती हूँ। तो प्रबंध का अर्थ है कि संगठन में, किसमें, संगठन में, ग्रुप में या समूह में, संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना तथा उनके द्वारा प्रबंध में सहयोग प्राप्त करना। यानी कि व्यक्तियों का एक समूह है, संगठन या ग्रुप बना के काम करवाना और उस काम की व्यवस्था को करवाना। तो ये क्या कहलाता है आपका, ये हो गया प्रबंध। तो अंग्रेजी के शब्द कौन से, अंग्रेजी के शब्द मैनेजमेंट, टैक्टफुली को मैनेजमेंट कहते हैं। किसको, मैनेजमेंट, टैक्टफुली को क्या कहते हैं, मैनेजमेंट। यानी कि व्यक्तियों का एक संगठन समूह ग्रुप बना के उससे कार्य करवाना और उस कार्य की व्यवस्था करवाना ही हमारा क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। अब इसमें देखो प्रबंधन में आपको मैं आगे बता रही हूँ परिभाषा। क्या परिभाषा कि किसके अनुसार, पहली परिभाषा है आपकी हेराल्डटिस के अनुसार। किसके अनुसार, हेराल्डटिस के अनुसार उन्होंने कहा है कि औपचारिक रूप से, किससे, औपचारिक रूप से संगठित समूहों में व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला प्रबंधन है। क्या कहा उन्होंने, कहा है कि औपचारिक रूप से संगठित जो है, संगठन बनाकर संगठित समूह में व्यक्तियों से मिलकर कार्य कराने की कला ही प्रबंधन है। यानी कि उनका ग्रुप बनाओ और ग्रुप बना के उनकी व्यवस्था करके उनसे कार्य करवाना ही प्रबंध क्या है, एक कला है। उसके बाद दूसरी परिभाषा आती, दूसरी परिभाषा है लॉरेन ए एटले। किसकी है, लॉरेन ए एटले के अनुसार उन्होंने कहा है प्रबंधन क्रियाओं, नियोजन तथा निर्देशन नहीं है। यानी कि जो हमारा प्रबंधन है वो क्या है कि वो कोई नियोजन या निर्देशन नहीं है, बल्कि मनुष्यों का विकास करना है। कि आप कोई भी काम करते हो, जैसे कि अपने घर में कोई भी समारोह होता है, कोई फंक्शन होता है, तो उस पर क्या किया जाता है, सबसे पहले हम हमारे जो मेन घर के सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, वो पूरी व्यवस्था करते हैं। उसके बाद सभी व्यक्तियों को अलग अलग कार्य बांट दिए जाते हैं और उस कार्य को पूर्ण कर जब अपने, तो वो क्या कहलाता है, वो प्रबंधन कहलाता है, वो मैनेजमेंट कहलाता है। उसी के देख रेख में सारे कार्य होता है एक व्यक्ति। तो देखो जो प्रबंधन है, प्रबंधन क्रियाओं का नियोजन एवं निर्देशन नहीं है, बल्कि मनुष्यों का विकास करना है, यानी कि उनसे काम करवाना है। तो वो क्या करवाता है, आपका प्रबंधन कहलाता है। उसके बाद है, ये किसने परिभाषा पहली थी आपकी हेराल्डटिस की और दूसरी आपकी थी लॉरेन ए एटले के द्वारा, दो परिभाषा बताई गई है। उसके बाद देखो प्रबंधन की आवश्यकता क्यों होती है, क्या है कि सबसे पहले मैंने आपको प्रबंधन का अर्थ बताया, उसकी परिभाषा बताई। अब हम प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, अगर हम किसी भी बड़े कार्य को या समारोह को हम करना चाहते हैं, अगर उसकी हम व्यवस्था नहीं करेंगे तो वो जो हमारा, चाहे हम जितना भी पैसा लगाएं, तो वो पूरा क्या हो जाता है, हमारा जो समारोह कर रहे हैं वो अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर हम उसको व्यक्तियों को उसकी कार्यभार जो है वो कार्यभार न सौंप के, अगर खुद एक मनुष्य है वो उस कार्य को पूरा नहीं कर सकता, बल्कि उस कार्य को आगे कई व्यक्तियों में बांटकर उस कार्य को संपन्न किया जा सकता है। अगर हम एक ही मनुष्य चाहे कि मैं सारा काम करूं, तो वो हमारी व्यवस्था उचित नहीं होगी, बल्कि हमारा जो व्यवस्था है वो सारी बिगड़ जाएगी। तो वही है कि प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो मानव जो जीवन है, मानव जीवन के विकास से पूर्व, यानी कि प्राचीन काल में क्या था, मनुष्य की जो आवश्यकताएं थी वो बहुत ही सीमित थी और जो उसकी आवश्यकताएं थी वो अपनी प्रकृति से ही पूरी कर लेता था। प्रकृति यानी नेचर से, जैसे कि जंगलों में प्राचीन काल में मनुष्य कहाँ रहते थे,
जंगलों में रहते थे और जंगलों से ही अपना वो क्या करते भोजन ग्रहण करते थे और उसी से अपने वस्त्र, उसके बाद जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ वैसे वैसे क्या हुआ, उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई और आवश्यकताएं जैसे जैसे उसकी बढ़ती गई वैसे वैसे मनुष्य को प्रबंधन की आवश्यकता महसूस हुई। तो इसलिए जो हमारा प्रबंधन है अब जो वर्तमान समय में हमारे चारों ओर, यानी कि जो हमारे वर्तमान समय में आज चारों ओर अनेक प्रकार के औपचारिक एवं अनौपचारिक आर्थिक, सामाजिक, व्यावसायिक एवं प्रशासनिक एवं राजनीतिक और संगठन फैले हुए हैं। आज वर्तमान युग में हमारे चारों ओर औपचारिक रूप से सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और इसके साथ प्रशासनिक ये सारे संगठन फैले हुए हैं और इन संगठन जो है, जो ये संगठन व्यक्तियों का समूह होता है, यानी कि जो हमारा संगठन है वो क्या होता है, व्यक्तियों का समूह होता है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं। इन सब के क्या होते हैं, निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है, अनेक प्रयास करते हैं। उदाहरण के तौर पर बता दूं, जैसे कि अपने यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन जैसे सरपंची का हो गया या एमएलए का हो गया या कोई भी हो गया इलेक्शन हो गया, तो उस इलेक्शन की व्यवस्था के लिए पहले क्या किया जाता है, पूरी व्यवस्था की जाती है, उसके बाद इलेक्शन करवाया जाता है। उसी तरीके से जैसे कि हम क्या करते हैं, कोई भी संस्था विद्यालय अगर खोलना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, उसकी प्रबंधन व्यवस्था की जाती है, उसके लिए भवन का निर्माण करवाया जाता है और उसके बाद जो विद्यालय की आवश्यकताएं होती हैं, आवश्यकताओं के लिए वहाँ पे जो सारे उपकरण हैं उनको उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये क्या होता है, ये सारा एक व्यक्ति की देखरेख में और उसी के द्वारा बताए गए आधार पर कार्य को पूर्ण किया जाता है। और उसी आधार पर जैसे कि हमारा जो संगठन होता है जिसके निश्चित उद्देश्य होते हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए मानव अनेक प्रकार के क्या करते प्रयास करते हैं और ऐसे संगठन जो हमारे हैं, संगठन को निर्देशित, समन्वित, एकीकृत तथा संगठित करने हेतु जो हमारा प्रबंधन है, प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि समूह रूप से अगर हम कार्य करवाते हैं उन सभी व्यक्तियों को एक ग्रुप बना के उन सभी को काम को बांटा जाता है। उस काम को बांटने के बाद उन सबको समन्वय, उनके अंदर समन्वय स्थापित कर काम को पूरा करवाया जाता है। तो ये आपका हो गया प्रबंधन। प्रबंधन का अर्थ, परिभाषा, उसके बाद उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब मैं जो बताऊंगी आपको आज जो अपना है इसमें शैक्षिक प्रबंधन, वैसे अपना टॉपिक तो है आज का शैक्षिक प्रबंधन। तो उसमें देखो शैक्षिक प्रबंधन में पहले आपको प्रबंध बताना जरूरी था कि प्रबंध कहते किसे हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन पहले मैंने आपको प्रबंध के बारे में बताया, प्रबंध होती मैनेजमेंट। तो प्रबंध का पहले अर्थ हो गया, परिभाषा होगी और इसकी आवश्यकता क्यों हो। फिर उसके बाद आपका शुरू होता है शैक्षिक प्रबंधन। तो सबसे पहले शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ और अवधारणा, शैक्षिक यानी कि शिक्षा से संबंधित प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन क्या है, एक कला है। तो जिसमें कि निम्नलिखित कार्य होते हैं। जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन है वो क्या है, एक कला है और उसके अंतर्गत क्या है, निम्नलिखित कार्य होते हैं, जैसे कि नीति निर्धारण, उसके बाद कार्यों का समन्वय। सबसे पहले हम उसमें शैक्षिक प्रबंधन में क्या किया जाता है, नीति निर्धारण की जाती है। फिर है कार्यों का समन्वय, कार्यों में समन्वय स्थापित करना। उसके बाद है नीति को क्रियान्वित, यानी कि आगे उस नीति को बांटना। बांटने के बाद को संगठन को लागू करना तथा व्यक्तियों अथवा समूह के कार्य को मिलाने की प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य उद्देश्य है निर्धारण और उन उद्देश्यों की पूर्ति, यानी कि जो हमने नीति निर्धारण की है और जो हमारे उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करना ही हमारा जो है शैक्षिक प्रबंधन के लिए निर्णय से संबंधित होता है। जो हमारा प्रबंध है, प्रबंध का अर्थ उस विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जो संगठन के विषय, जो हमारा ये प्रबंधन है, प्रबंधन का अर्थ विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जो कि संगठन के विषय में निर्णय लेते हैं, यानी कि जो हमारा समूह व्यक्तियों का समूह या संगठन बना होता है उसके विषय में निर्णय लेती है और जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य या उद्देश्य होते हैं और उन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति और लक्ष्यों की पूर्ति में जो कार्यकर्ताओं की क्रियाओं को नियंत्रित करता है कौन, हमारा शैक्षिक प्रबंधन। और शैक्षिक प्रबंधन की धारणा के स्वरूप उसको आगे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, यानी कि जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन है, शैक्षिक प्रबंधन एक कला है और इस कला में
इसके जो निम्नलिखित कार्य हैं, जैसे कि नीति का निर्धारण किया, नीति का निर्धारण करने के बाद जो हमारे कार्य हैं उनमें व्यक्तियों में समन्वय स्थापित करना और जो हमने नीति बनाई है उस नीति को आगे फैलाना। उसके बाद जो हमारा संगठन बनाया है, ग्रुप बनाया है व्यक्तियों का, उस संगठन को लागू करना तथा व्यक्तियों अथवा समूहों को कार्य, यानी कि जो व्यक्तियों के जो समूह बनाया गया था अब उस समूह से कार्य करवाना, उनकी कार्य मिलाने की प्रक्रिया करना। और शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है जो हमने नीति निर्धारित किया, जो हमारे जो लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त करना। और जो प्रबंध उस विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जो कि संगठन के विषय में निर्णय लेती है, जिनकी जो ग्रुप है बना हुआ है उसके प्रबंध में, जो विषय के प्रबंध में जो निर्णय लेती है और जो हमारे पूर्व निर्धारित लक्ष्य उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करना। अब इसमें जो है निम्नलिखित कार्य हैं। सबसे पहले है शैक्षिक प्रबंधन। क्या है? शैक्षिक प्रबंधन एक कला है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है शैक्षिक प्रबंधन क्या है? शैक्षिक प्रबंधन एक कला है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन हम मानवीय तत्व जो हैं, जो मानवीय तत्व हैं, तत्व के साथ व्यवहार करते हैं, यानी कि हमारे विद्यालय में क्या होते हैं, जैसे प्रिंसिपल हो गए, उसके बाद उनके आगे शिक्षक हो गए, फिर कर्मचारी हो गए, तो ये सारे क्या है मानवीय तत्व हैं तथा सारों के व्यवहार, साथ ही उनके व्यवहार करते हैं। और जहाँ पर भी मानवीय तत्व अध्ययन किया जाता है वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग करना संभव नहीं होता। प्रबंधन के क्षेत्र में अनेक जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग और समस्याओं के समाधान हेतु इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है शैक्षिक प्रबंधन क्या है? एक कला है। सबसे पहले तो इसमें था शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान के बारे में बताया था पहले कि शैक्षिक प्रबंधन क्या है? विज्ञान। शैक्षिक प्रबंधन एक विज्ञान है। उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन एक कला है और तीसरा है जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन कला एवं विज्ञान दोनों ही है। तो पहले मैं शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान के बारे में बता रही हूँ कि शैक्षिक प्रबंधन मानवीय तत्वों के साथ व्यवहार करते हैं और जहाँ पर भी मानवीय तत्व अध्ययन किया जाता है वहाँ वैज्ञानिक प्रयोग जो है संभव नहीं होता। और प्रबंध के क्षेत्र में अनेक जो वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर जो समस्याओं का समाधान हेतु किया जाता है वैज्ञानिक विधि के माध्यम से। उसके बाद है जो शैक्षिक प्रबंधन है वो क्या है? एक कला है। तो प्रबंधन में कुछ ऐसे सिद्धांत अवश्य हैं जो हमारा प्रबंधन है। प्रबंधन में कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो कि कुछ सीमा तक स्वतः लागू किए जा सकते हैं, परंतु उनके लागू करने में प्रबंधक का विवेक, उसका अनुभव, विज्ञान का पर्याप्त उसे सहारा लेना पड़ता है। और यही प्रबंधन की एक कला है, यानी कि व्यवस्था करने का भी व्यक्ति के अंदर कला होनी चाहिए। यानी कि अगर उसके अंदर व्यवस्था करने की कला होगी तो तभी वो मैनेजमेंट को सही कर सकता है। ये हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता। यह प्रबंधन क्या व्यवस्था करना भी एक कला होती है। पहले क्या था? प्रबंधन विज्ञान, फिर है प्रबंधन कला। अब दोनों विज्ञान जो हमारी शैक्षिक प्रशासन है वो दोनों में ही पाया जाता है, यानी कि शैक्षिक प्रबंधन विज्ञान एवं कला दोनों चीजें इसमें सम्मिलित होनी चाहिए। जैसे कि जो हमने अध्ययन किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि प्रबंधन विज्ञान नहीं वरन क्या है? एक कला है। हर किसी व्यक्ति में ये कला नहीं होती। जिस व्यक्ति में ये कला होती है वो ही व्यक्ति प्रबंधन की व्यवस्था कर सकता है, किसी भी समारोह की व्यवस्था कर सकता है, कोई भी काम उसके लिए मुश्किल नहीं होता। और जिसको ये पूरी मैनेजमेंट संभालनी आती है वो किसके अंतर्गत आती है? वो एक कला के अंतर्गत आती है। तो इसमें देखो जहाँ प्रबंधन विज्ञान के रूप में सिद्धांतों नियमों का प्रतिपादन करता है तो वही दूसरी और कला के रूप में जो हमारे सिद्धांत एवं नियमों का विस्तृत चर्चा कर उसकी समीक्षा भी करता है। साथ ही प्रबंधन इन सिद्धांतों और नियमों को व्यवहार में भी करता है। इसमें एक परिभाषा दी है रॉबर्ट एन हिलकर्ट के अनुसार। उन्होंने कहा है कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान जो दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन से? कला एवं विज्ञान दोनों का ही प्रबंधन में होना आवश्यक है और ये दोनों ही एक सिक्के के दो क्या हैं? एक सिक्के के दो पहलू हैं। कौन? कला और विज्ञान।
उसके बाद अब आपका आ जाता है शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा। क्या है शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा? तो प्रोफेसर एलन, पहली परिभाषा किसकी है? प्रोफेसर एलन की है। उन्होंने कहा है शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। किसको? प्रबंधक को, जिसके अंदर क्या हो, एक कला हो, यानी कि हमारे जो एक जो इसकी प्रबंधक को जो भी व्यवस्था करनी होती है, कोई भी कार्य करवाना, यानी कि एक संगठन समूह बनाकर उस संगठन समूह में कार्य को बांटना। तो इसमें किसकी, अगर एक ही कार्य कई, जैसे एक ग्रुप ने बना के हर व्यक्ति को कार्य सौंपा जाए तो उसको सही तरीके से करवा सकता है। तो इसमें देखो शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधक को करना पड़ता है। दूसरा है G.E. मिलबर्ड, कौन से? G.E. मिलबर्ड, उनके अनुसार शैक्षिक प्रबंधन है जो वो वह प्रक्रिया तथा समिति है, वो प्रक्रिया एक समिति है जिसके माध्यम से नीतियों के क्रियान्वयन का आयोजन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है। यानी कि जो हमारे क्रियान्वयन, जो हमारी क्रियाएं हैं, जिसके माध्यम से नीतियों के क्रियान्वयन का आयोजन तथा पर्यवेक्षण किया जाता है, यानी कि उनका काम करवाने के साथ साथ उनका सुपरविजन भी किया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये प्रबंधक के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है EFL ब्रे, कौन से? EFL ब्रे के अनुसार शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य व्यावसायिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की क्रियाओं के नियोजन एवं नियमन से है। यानी कि जो हम योजनाएं बनाते हैं, नियोजन एवं नियमन से है। तो ये क्या हो गया आपका शैक्षिक प्रबंधन का, पहले मैंने आपको अर्थ बताया था, उसके बाद इसकी जो है परिभाषा किसकी, शैक्षिक प्रबंधन का जो है इसमें परिभाषा की, अर्थ आ गया और परिभाषा आ गई। अब जो है शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो अब इसकी क्या बता रही हूँ, आवश्यकता। तो पहले मैंने आपको प्रबंध के बारे में बताया था, प्रबंध का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी आवश्यकता। उसके बाद मैंने आपको शैक्षिक प्रबंधन, पहले प्रबंध हो गया, फिर उसके बाद शैक्षिक प्रबंधन, उसका अर्थ, परिभाषा और अब उसकी की आवश्यकता है कि शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता। तो इसमें देखो शैक्षिक प्रबंधन जो है हमारा, शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है, जिसमें की जो शिक्षा की क्रियाओं को चलाने, यानी कि शिक्षा से जो क्रियाएं हैं को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक, निरीक्षक, शिक्षार्थी एवं अन्य कर्मचारी गण जो है मिलजुल कर शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति का जो प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। किसी भी विद्यालय के उचित ढंग से कार्य करने हेतु वहां की जो सुव्यवस्था का होना अति आवश्यक है। तभी उसमें जो दी जाने वाली शिक्षा भी वांछित होगी और उसके द्वारा जो हमारा राष्ट्र के भावी नागरिक, यानी कि जो हमारे जो छात्र हैं जो विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो हमारे देश के क्या होते हैं, भावी नागरिक हैं। और नागरिकों का व्यक्तिगत तथा सामाजिक विकास संभव हो पाएगा, यानी कि बच्चों का जो है व्यक्तिगत और सामाजिक विकास तभी संभव हो पाएगा अगर हमारा जो विद्यालय है उसकी जो व्यवस्था है वो उचित हो। उसके साथ विद्यालय समाज का क्या है, लघु रूप है। किसका? समाज का एक छोटा रूप है विद्यालय। जैसे कि विद्यालय में अनेक प्रकार के जो हैं बच्चे अनेक प्रकार की जातियों से बिलोंग करते हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल कॉलेजों में। तो ये क्या है, एक समाज का एक लघु रूप है जो हमारा विद्यालय है, जिसके द्वारा विद्यार्थियों का वहाँ पे सर्वांगीण विकास किया जाता है। अर्थात विकास जैसे बच्चे का मानसिक विकास के साथ साथ उसका शारीरिक, भौतिक, सामाजिक, नैतिक और सांस्कृतिक विकास होना भी अति आवश्यक है। और विद्यालय प्रबंधन के अभाव में न तो विद्यालय की जो है साज सज्जा पूर्ण हो पाएगी और न ही उचित पाठ्यक्रम बनाया जा सकता है और न ही हमारी जो पाठ्य सामग्री है एवं उपकरण की व्यवस्था की जा सकती है, न जो हमारा समय विभाग का चक्कर उपयुक्त हो सकता है और न ही अध्यापकों के कार्यों पर भली-भांति नियंत्रण रखा जा सकता है। बिना समुचित शैक्षिक प्रशासन, जो शैक्षिक प्रबंधन है, बिना समुचित
शैक्षिक प्रबंधन के शिक्षा कार्यक्रम वो है कदापि नहीं हो सकता। कौन सा शिक्षा का कार्यक्रम है वो कदापि नहीं हो सकता। वास्तव में प्रबंधन का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न, जो वास्तव में ये प्रबंधन है उसका उद्देश्य है शिक्षा के विभिन्न साधनों और उनकी प्रक्रियाओं में समायोजन स्थापित करना। किसी पाठशाला का वातावरण, यानी कि किसी भी पाठशाला का वातावरण, बालकों का चरित्र, अनुशासन, खेल कूद की उत्तम व्यवस्था, विद्यालय की परीक्षा परिणाम तथा प्रतियोगिताओं में वहां के विद्यार्थियों की विजय, शिक्षकों का सहयोग, अभिभावकों की पाठशाला में रुचि और अंत में वहां के जो शिक्षित विद्यार्थियों की भावी जीवन में सफलता और सुख समृद्धि और उत्तम प्रबंधन का ही परिचायक है। यानी कि किसी भी स्कूल की अगर व्यवस्था, अनुशासन, डिसिप्लिन, वातावरण, ये सारी चीजें अच्छी व्यवस्था होगी तो वहाँ के जो बच्चे होंगे वो भी अच्छी शिक्षा ग्रहण कर अपने जीवन में अपने भावी जीवन में यानी कि वो अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं। अगर किसी भी स्कूल कॉलेज का जो रिजल्ट अच्छा रहता है, रिजल्ट स्कूल का और वहाँ पे जो बच्चों का विकास होता है तभी अच्छा हो सकता है, जबकि वहाँ का जो प्रबंधक है उसके द्वारा जो व्यवस्था है उचित तरीके से की जा सके। तो ये क्या हो गया आपका शैक्षिक प्रबंधन का हो गया आपका की आवश्यकता। तो वो जो मैंने आपको करवाया था और जो करवाया था, सबसे पहले तो आपको मैंने प्रबंध का अर्थ बताया था। प्रबंध का अर्थ होता है कि संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना और उनके द्वारा प्रबंधन में सहयोग प्राप्त करना। उसके बाद जो अंग्रेजी शब्द में मैनेजमेंट एक्चुअली को मैनेजमेंट कहते हैं। उसके बाद मैंने परिभाषा बताई थी हेराल्डिकिटीज के अनुसार औपचारिक रूप से संगठित समूहों के व्यक्तियों से मिलकर कार्य करने की कला ही प्रबंधन है। उसके बाद मैंने नारायण की परिभाषा बताई थी। फिर इसकी आवश्यकता कि जो हमारा प्रबंधन है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, यानी कि प्राचीन काल में जैसे कि मनुष्य था वो प्रकृति पर निर्भर था, जैसे जैसे अपनी विकास हुआ हमारे वर्तमान युग में, जैसे जैसे मनुष्य की विकास हुआ और विकास होने के साथ साथ उसकी आवश्यकताएं बढ़ती गई, आवश्यकताएं बढ़ती और उनको पूरा करना मनुष्य के लिए दुष्कर हो गया। जैसे कि वर्तमान में हमारे चारों अनेक प्रकार के औपचारिक, अनौपचारिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक, प्रशासनिक आदि संगठन फैले हुए हैं। संगठन व्यक्तियों का वह समूह है जिनके निश्चित उद्देश्य होते हैं और उन्हें प्राप्त करने के लिए मानव अनेक प्रकार के प्रयास करता है। तो ये क्या होगी इसकी आवश्यकता। उसके बाद मैंने आपको करवाया था शैक्षिक प्रबंधन। तो शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ करवाया था। शैक्षिक प्रबंधन क्या है, एक कला है जिसमें कि निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होते हैं। पहले नीति का निर्धारण, कार्यों का समन्वय, नीति को क्रियान्वयन करना, संगठन को लागू करना, व्यक्तियों अथवा समूह के कार्यों को मिलाने की प्रक्रिया, शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों का निर्धारण और उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो हमारे उद्देश्य होते हैं उनकी पूर्ति के लिए निर्णय लेना, ये संबंधी सारे कार्य होते हैं। और प्रबंधन का अर्थ एक विशिष्ट प्रक्रिया से होता है जो कि संगठन के विषय में निर्णय लेती है और पूर्व जो निर्धारित उद्देश्य लक्ष्य होते हैं उनकी उपलब्धि कार्यकर्ताओं की क्रियाओं को नियंत्रण करती है। उसके बाद जो हमारा प्रबंधन है, प्रबंधन एक विज्ञान है और शैक्षिक प्रबंधन क्या है, विज्ञान है, कला है। विज्ञान कला और दोनों ही है। उसके बाद मैंने इसकी शैक्षिक प्रबंधन की परिभाषा बताई थी प्रोफेसर एलन के बाद। उसके बाद प्रोफेसर मिलवर्ड की थी और तीसरी थी E.F. एल्ब्रेट की। तो जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन है उसमें E.F. एल्ब्रेट लिखा है। शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य व्यावसायिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं की क्रियाओं के नियोजन एवं नियमन से है। उसके बाद मैंने शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ती है उसके बारे में बताया था कि जो हमारा शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य उस संगठन से है जो कि शिक्षा के कार्यों को चलाने के लिए प्रधानाध्यापक होता है, निरीक्षक होते हैं, शिक्षार्थी हो गया, अन्य कर्मचारी गण हो गए, मिलजुल कर जो शैक्षिक क्रियाओं की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं। और किसी भी पाठशाला का अगर वातावरण, बालकों का चरित्र, अनुशासन, खेलकूद, उत्तम व्यवस्था,
विद्यालय की परीक्षा परिणाम प्रतियोगिताएं, वहाँ विद्यार्थियों की विजय हो तो शिक्षकों का सहयोग, अभिभावकों की पाठशाला में रुचि और अंत में वहाँ के शिक्षित विद्यार्थियों का भावी जीवन में सफलता, सुख समृद्धि आदि क्या है, उचित जो प्रबंधक है उत्तम प्रबंधन के ही परिचायक हैं। तो जो आगे इसमें आएगा आपका शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं और इसके सिद्धांत, वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास है जो आपकी यही खत्म होती है। धन्यवाद।